रोज विला शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक शानदार बंगला, जिसके बाहर राघव और त्रिशा किसी का इंतजार कर रहे थे। घड़ी की ओर देखते हुए राघव बोला, कहाँ रह गया ये? 10 बजे का वक्त दिया था और 11 बजने को है। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और त्रिशा ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। वे किराए के मकान में रहते थे और हाल ही में गांव की जमीन बेचकर एक बड़ी रकम हासिल की थी। इस पैसे से उन्होंने एक शानदार विला खरीदने का फैसला किया था। उसी सिलसिले में वे यह विला देखने आए थे। देर होती देख राघव ने ब्रोकर को फोन करने की सोची। वह फोन मिलाने ही वाला था कि तभी सामने से एक कार आती दिखी। अरे नरेंद्र जी, कितनी देर कर दी आपने आने में? कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। राघव ने कहा, साहब देरी के लिए माफी चाहता हूं। वो मेरे चाचा जी अचानक आ गए थे, बस उन्हीं को चाय नाश्ता करवा रहा था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। चलिए अब अंदर चलते हैं, नरेंद्र ने कहा। नरेंद्र ने जेब से चाबी निकाली और लोहे का भारी गेट खोला। तीनों अंदर चले गए। गेट के अंदर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके चारों ओर पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। पेड़ के आसपास झाड़ियां उग आई थीं और घास भी काफी ऊंची हो चुकी थी। यह जगह कुछ समय से वीरान लग रही थी। आप चिंता न करें, मैं इस जगह की अच्छे से सफाई करवा दूंगा। दरअसल इस विला में कई सालों से कोई नहीं आया है, इसलिए ऐसा हाल हो गया है। इसके मालिक कोलकाता में रहते हैं और फिलहाल इस घर की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। आप आइए, घर को अंदर से अच्छी तरह देख लीजिए, नरेंद्र ने कहा। बाहर से देखने में वाकई ये विला बेहद खूबसूरत था। मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का बड़ा और मजबूत दरवाजा था, जिस पर महीन नक्काशी की गई थी। यह दरवाजा विला की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। नरेंद्र ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर दाखिल हुए। सामने एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के चारों तरफ ऊंची छत और दीवारों पर पुराने चित्रों के फ्रेम लगे हुए थे। छत पर लटकता हुआ झूमर धूल से ढका था, लेकिन उसकी बनावट शानदार थी। फर्श पर सफेद संगमरमर था, जिस पर जगह जगह दरारें थीं, लेकिन उसकी चमक अब भी बरकरार थी। हॉल से 3 दरवाजे खुलते थे। पहला दरवाजा एक बड़े बेडरूम में जाता था। कमरे के अंदर एक भारी लकड़ी का पलंग था, जिसके चारों ओर मच्छरदानी लगी थी। कोने में एक पुराना लेकिन खूबसूरत अलमारी और खिड़की से बाहर का नजारा दिखता था। दूसरा दरवाजा रसोई में खुलता था। रसोई छोटी थी लेकिन व्यवस्थित। वहां पर पुराने बर्तनों का ढेर और दीवारों पर तेल के दाग थे। तीसरा दरवाजा एक संकरे गलियारे की ओर ले जाता था, जिसके अंत में एक छोटा स्टोर रूम था। वहां पर कुछ लकड़ियां और पुराने सामान धूल में ढके पड़े थे। घर की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन इसकी बनावट और जगह शानदार है। आप चाहें तो इसे मरम्मत करवाकर बेहतरीन बना सकते हैं, नरेंद्र ने कहा। राघव और त्रिशा ने एक दूसरे की ओर देखा। घर को लेकर दोनों के मन में हल्की सी खुशी और झिझक का मिश्रण था। घर तो अच्छा है नरेंद्र जी, मुझे पसंद आया, राघव ने नरेंद्र से कहा। आपको कैसा लगा मैडम जी? नरेंद्र ने त्रिशा की ओर देखते हुए पूछा। जी अच्छा है, त्रिशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया और घर के अंदर की ओर नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे उससे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। त्रिशा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। हमारी तरफ से इसे ओके समझ लीजिए, बस एक बार मकान मालिक से पूछकर बता दीजिए, फिर पेपर वर्क का काम शुरू कर देते हैं, राघव ने कहा। फिर त्रिशा की ओर मुड़ते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? जी सब ठीक है, त्रिशा ने हल्का सा मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी अनिश्चितता थी। ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको जल्दी ही बता देता हूं, नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर राघव और त्रिशा अपनी कार में बैठ गए। त्रिशा अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मुझे तो घर पसंद आया, रेनोवेशन के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, राघव ने कहा। लेकिन त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया।
तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें घर पसंद नहीं आया क्या? राघव ने पूछा। ऐसा नहीं है राघव, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां अच्छा महसूस नहीं हुआ। मुझे वहां डर लग रहा था, त्रिशा ने कहा। अरे त्रिशा, वह घर 3 साल से बंद पड़ा था, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। तुम देखना, रेनोवेशन के बाद यह घर कैसे चमकने लगेगा। राघव ने हंसते हुए कहा। त्रिशा भी मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद, सारा पेपर वर्क खत्म होने के बाद रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। राघव और त्रिशा जल्द से जल्द विला में शिफ्ट होने की योजना बना रहे थे। तभी रेनोवेशन का काम देख रहे कॉन्ट्रैक्टर मोहन का फोन आया। सर, मजदूरों ने काम रोक दिया है, वे वहां काम करने से मना कर रहे हैं, मोहन ने चिंतित आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ? राघव ने पूछा। सर, मजदूर कह रहे हैं कि रात को ऊपर के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कैसी आवाजें? राघव ने ताज्जुब से पूछा। सर, किसी के हंसने, रोने और बच्चे के खेलने की आवाजें, मोहन ने बताया। क्या बकवास कर रहे हो मोहन? तुम्हारे मजदूर जरूर नशा करके काम करते होंगे, तभी उन्हें ऐसा वहम हुआ होगा। मैं खुद उस घर में होकर आया हूं, समझ गए? मजदूरों से काम कैसे कराना है यह तुम जानो। मेरा काम समय पर पूरा होना चाहिए, राघव ने गुस्से में कहा। ठीक है सर, कहकर मोहन ने फोन काट दिया। पीछे से त्रिशा आ गई। क्या हुआ? किसका फोन था? इतने गुस्से में क्यों हो? त्रिशा ने पूछा। राघव ने सोचा कि अगर त्रिशा को यह बात बताएगा तो वह डर जाएगी, इसलिए उसने बात टाल दी। 3 दिन बाद अचानक कॉन्ट्रैक्टर मोहन का फिर फोन आया। इस बार उसकी आवाज में गंभीरता थी। सर, आप जल्दी से रोज विला आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? राघव ने पूछा। सर, आप बिना देर किए जल्दी आ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा, मोहन ने कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूं, राघव ने कहा। राघव जब रोज विला पहुंचा, वहां काफी भीड़ जमा थी। पुलिस भी वहां मौजूद थी। सर, हमारे एक मजदूर की मौत हो गई है। जब सभी मजदूर नीचे काम कर रहे थे, तब एक मजदूर कुछ सामान लेने ऊपर के कमरे में गया था, लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं आया। जब उसे देखने के लिए मजदूर ऊपर गए तो वह वहां था ही नहीं, और सुबह उसी कमरे में उसकी लाश मिली, मोहन ने बताया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? राघव ने पूछा। मुझे नहीं पता सर, मोहन ने कहा। राघव जब उस मजदूर की लाश देखने गया तो उसके चेहरे पर दहशत छा गई। मजदूर की आंखें पूरी तरह लाल थीं और बाहर निकलने को तैयार दिख रही थीं। यह दृश्य देख राघव परेशान हो गया। वह अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि यह महज एक हादसा था। इस घटना के बाद कुछ और मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। राघव और मोहन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। ठीक है मोहन, मैं जा रहा हूं, तुमसे बाद में बात करता हूं, राघव ने कहा। ठीक है सर, मोहन ने जवाब दिया। राघव अपनी कार में जाकर बैठा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसकी नजर ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर पड़ी। उसे लगा कि वहां एक औरत और एक बच्चा खिड़की से झांक रहे हैं, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए राघव ने किसी से कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। कुछ महीने बाद किसी तरह रेनोवेशन का काम पूरा हो गया और राघव अपनी फैमिली के साथ रोज विला में शिफ्ट हो गया। उनके साथ उनकी नौकरानी सरिता भी थी। शुरुआत के 2-4 दिन शांति से बीते, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। राघव की मां ने सरिता को ऊपर के कमरे की सफाई का काम सौंपा। एक सुबह करीब 6 बजे राघव की मां की नींद खुली। वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। सरिता, सरिता, उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कहां गई सुबह सुबह? एक कप चाय बना देती, मेरा सिर भारी लग रहा है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राघव की मां ऊपर के कमरे की ओर बढ़ने लगी। जरा देखूं कहां गई यह लड़की, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा।
जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा, उनकी चीख निकल गई। क्या हुआ माँ? राघव और तृषा भागते हुए आए। राघव की मां ने कांपते हुए सीढ़ियों पर लगे खून की तरफ इशारा किया। ये देखकर राघव और तृषा की आंखें फटी रह गईं। सरिता, सरिता! राघव चिल्लाते हुए ऊपर के कमरे की तरफ दौड़ा। उसके पीछे तृषा और उसकी मां भी भागी। ऊपर के कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, लेकिन सरिता कहीं नहीं थी। राघव ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू हो गई। राघव ने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन सरिता का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, बाहर पीपल के चबूतरे पर काफी खून बिखरा हुआ है। इंस्पेक्टर तुरंत सक्रिय हो गया और चबूतरे का निरीक्षण करने पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि ऊपर से कुछ बूंदें टपक रही हैं। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और चौंकते हुए पीछे हट गया। ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर चिल्लाया। सबकी नजरें अब पेड़ के ऊपर थीं। सरिता की लाश पेड़ की एक ऊंची डाल से लटकी हुई थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखें डरावने ढंग से बाहर निकली हुई थीं। यह दृश्य देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे संभव है? इतनी ऊंचाई पर लाश कैसे पहुंची? इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत राघव, तृषा और उनकी मां को हिरासत में ले लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, राघव बार बार यही कहता रहा। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, इस विला में कई साल पहले बंसल फैमिली रहती थी। उनके परिवार में पति पत्नी और 1 साल का बेटा था, लेकिन अचानक वह महिला और बच्चा गायब हो गए। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद बंसल जी ने यह विला कोलकाता के किसी अमीर व्यापारी को बेच दिया। एक और व्यक्ति ने कहा, यह विला बहुत समय से वीरान पड़ा था। कई लोग इसे किराए पर लेने आए, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर उनका मन बदल जाता था। कुछ ने तो यह भी कहा कि रात को इस घर में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, रात को इस घर के सामने से गुजरने में भी डर लगता है, खासकर पीपल का वह पेड़। आधी रात को वह पेड़ अचानक हिलने लगता है। वहां अजीब सी हवाएं चलती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई साया मौजूद हो। कई दिनों तक चली पूछताछ और जांच के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। अंततः पुलिस ने राघव और उसके परिवार को छोड़ दिया। इस घटना के बाद राघव और उसका परिवार बुरी तरह डर गया। हम इस घर में और नहीं रह सकते, हमें यह घर छोड़ना होगा, तृषा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन हमने इस घर में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है, राघव ने मायूसी से कहा। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ हमारी जान को खतरा है तो यह जोखिम उठाना बेकार है, राघव की मां ने समर्थन किया। आखिरकार परिवार ने रोज विला को छोड़ने का फैसला कर लिया। रोज विला छोड़ने के लिए तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगीं जिनसे परिवार का वहां से निकल पाना भी मुश्किल हो गया। उस रात सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। राघव की मां की नींद अचानक किसी आवाज से खुल गई। छोटे बच्चे के खेलने की आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी। वह सीढ़ियों से होकर ऊपर की ओर बढ़ी और उस कमरे में दाखिल हुई जहां मजदूर की मौत हुई थी। वहां एक बच्चा गेंद के साथ खेल रहा था। जैसे ही वह उस बच्चे की ओर बढ़ी, अचानक किसी ने उनका गला दबोच लिया। कमरे में एक भयानक महिला की आवाज गूंज उठी, तुम सब भी मारे जाओगे। किसी तरह राघव की मां ने पूरी ताकत लगाकर चीख मारी। उनकी आवाज में ऐसा डर था कि राघव तुरंत ऊपर की ओर भागा। तृषा भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। राघव और तृषा ने किसी तरह उन्हें अपने कमरे में लाया। राघव ने अपनी मां को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं जागी तो तृषा ने पास पड़ा पानी का गिलास उनके चेहरे पर डाल दिया। मां होश में आते ही बोली,
बेटा, यहां से चलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वह किसी को नहीं छोड़ेगी। अब राघव को भी एहसास हो गया कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। उसने तृषा से कहा, चलिए यहां से चलते हैं। तीनों लोग आनन फानन में घर से बाहर निकले और कार में बैठ गए। जैसे ही राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, घर के अंदर से फिर से किसी के चीखने की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा तो घर के मुख्य दरवाजे पर वही बच्चा और महिला खड़े थे। राघव ने तेजी से गाड़ी भगाई। वह कहां जा रहे थे यह उन्हें खुद भी नहीं पता था। करीब 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने सड़क किनारे एक आश्रम देखा। गाड़ी रोककर उन्होंने तृषा से कहा, यहां पानी है क्या? तृषा ने पास के हैंडपंप की ओर इशारा किया। राघव ने पानी पिया और हाथ मुंह धोकर पास के शेड में जा बैठे। आश्रम में पहुंचकर उन्हें अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे उनके जीवन से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद पास सो रहे एक साधु की नींद खुल गई। उसने पूछा, आप लोग इतनी रात को यहां कैसे पहुंचे? राघव ने साधु को पूरी घटना सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद साधु ने कहा, डरो मत, आराम से बैठो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वह वहां से चले गए। करीब 10 मिनट बाद वह एक वृद्ध बाबा को लेकर आए। राघव ने बाबा जी को पूरी घटना बताते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बाबा जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, तुम्हें वह घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। अभी तुम लोग यहीं आराम करो। अगले दिन सुबह राघव, तृषा और उनकी मां के साथ बाबा जी और उनके 2 शिष्य रोज विला पहुंचे। बाबा जी ने पूरे घर का निरीक्षण किया और पाया कि वहां कई नकारात्मक शक्तियां थीं। उन्होंने अपने शिष्यों से पूजा की सामग्री जुटाने को कहा। पूजा रात 11 बजे शुरू होनी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सबने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। पूजा शुरू हुई। बाबा जी ने मंत्रोच्चार करते हुए सभी बुरी आत्माओं को प्रकट होने का आदेश दिया। एक एक करके सभी नकारात्मक शक्तियां प्रकट हुईं। आखिरकार वही महिला और बच्चा भी सामने आए। तभी चौंकाने वाली बात सामने आई। सरिता, जो पहले गायब हो गई थी, का भाई कभी उस घर में नौकर का काम करता था। उसने ही उस महिला और बच्चे को मारकर पीपल के पेड़ के पास दफना दिया था। तभी से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही थीं। बाबा जी ने उनकी मुक्ति का आश्वासन दिया। पुलिस की निगरानी में पेड़ के पास खुदाई करवाई गई, जहां सचमुच एक महिला और बच्चे के कंकाल मिले। जांच पूरी होने के बाद उनका विधिवत अंतिम संस्कार कराया गया। बाबा जी ने बताया कि अब घर पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। हालांकि इस घटना के बाद तृषा वहां रहने को तैयार नहीं थी। कुछ महीनों बाद राघव ने वह घर बेच दिया और परिवार समेत कहीं और बस गया। अंत में रोज विला की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का।